पोटेंशियल मल्टीबैगर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें? क्या हम ऐसे कोई सेट ऑफ फॉर्मूलाज बना सकते हैं जिससे पता चल सके कि ये कंपनी आगे जाके मल्टीबैगर होगी? मेरे लिए मल्टीबैगर वो स्टॉक है जो लास्ट 10 साल में 10 गुना हुआ है या सीएजीआर रिटर्न उसका 26% से ज़्यादा है। तो मैंने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि 10 साल पहले उसके फाइनेंशियल्स क्या थे, उसकी बैलेंस शीट कैसी थी, उसके फाइनेंशियल रेशियोज कैसे थे, जिससे पता चल सके कि पोटेंशियल मल्टीबैगर्स कैसे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक सिंपल सी स्क्रीनर की क्वेरी है जिसमें हमें पता चलता है कि वो कंपनियां जो 5,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप रखती हो और लास्ट 10 साल में उन्होंने 25% से ज़्यादा सीएजीआर रिटर्न प्राइस का दिया हो। तो ये सारी कंपनीज को मैंने स्टडी किया है। आज हम इसमें से दो चार कंपनियां लेंगे। तो पहले तो अपने बजाज फाइनेंस और टाइटन एज ए कंपनी ले लेते हैं। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के नंबर्स काफ़ी सिमिलर है, तो इसको अपने नहीं लेके रैंडमली और दो कंपनियां चूज़ कर लेते हैं। एज एन एग्जांपल ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लेते हैं जो 6 नंबर पे है, और पीआई इंडस्ट्रीज़ ले लेते हैं। तो अपने इन चार कंपनीज़ का एग्जांपल देखेंगे कि ये जो मल्टी बैगर्स ऑलरेडी हैं, तो 2010, 11, 12, 13 इसमें इनका क्या फाइनेंशियल स्टेट था। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लो डेट। तो इन कंपनीज का मैंने जो देखा कि एक ग्रोथ स्टेज में थी और इनका हाई ग्रोथ पीरियड था लास्ट 10 साल का। लेकिन हाई ग्रोथ पीरियड से पहले के साल में भी इनके पास बहुत ज़्यादा डेट नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत डेट था लेकिन वो कभी भी 1 के ऊपर नहीं गया है। बहुत ही कम कंपनीज हैं जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के ऊपर था। दो चार कंपनियां थी भी, जैसे टीवीएस मोटर्स है या और भी सारी कंपनियां थी जिसके डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी हाई थे। लेकिन जनरलाइज अगर करें तो 80 to 90% ऑफ द कंपनीज जो है उसमें डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई नहीं था 10 साल पहले भी। क्योंकि बिजनेस है, काफ़ी अनसर्टन पीरियड्स भी आएंगे, और उस टाइम पे अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट रहता है तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है आपके बिजनेस पे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने देखा वो है हाई आरओई और आरओसी। तो अपने जो चार एग्जांपल खोले हैं उसका अपने देख सकते हैं कि अगर अपने रेशियोज देखें तो स्टैंड अलोन में अपने देखें तो 2012-13 में भी इसका आरओई और आरओसी अराउंड 24% था। सिमिलरली टाइटन का भी रेशियो देखें तो बहुत ही ज़्यादा हाई आरओई और आरओसी था। वैसे ही आप ब्रिटानिया का देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाई आरओई और आरओसी है। पीआई इंडस्ट्रीज़ का भी अगर आप रेशियोज़ देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाई आरओई और आरओसी है। जब का आपका आरओसी बहुत ज़्यादा हाई होगा तो आपको ज़्यादा डेट लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और अगर आपको डेट लेने की ज़रूरत पड़ती भी है तो आप इंक्रीमेंटली उस पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। क्योंकि अगर आप मार्केट से पैसा उठाते हैं या उसको फाइनेंस करते हैं तो आपका जो रिटर्न ऑन दैट मनी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वो इनफैक्ट एडेड एडवांटेज हो जाता है आपके लिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने देखा वो है पी एक्सपांशन। लेकिन अगर 2013 के आसपास में देखें या 2014 या 15 के आसपास में देखें तो कोई भी कंपनी लो पी पे अवेलेबल नहीं थी। हाँ, ये है कि आप ये कह सकते हैं कि 2011, 12, 13 में ये काफ़ी लो पी पे थी। लेकिन 14, 15 जो 13 का जब बुल रन आया उसके बाद इनका पी काफ़ी बढ़ गया था, और ये कांस्टेंट एक पी पे ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट में जब भी करेक्शन आता है तो इनका पी करेक्ट होता है, और जब भी ग्रोथ आता है या बुल फेज आता है तब वो पी एक्सपांड करता है। अगर अपने सेम चीज़ को देखें तो बजाज फिनेंस चार्ट पे पी रेशियो पे लास्ट 10 साल का अगर देखें तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसका ऑलमोस्ट 10-12 के आसपास में पी था, और ये कॉन्स्टेंटली अप गया। लेकिन 2017-18 से ये अराउंड 40 to 60 के बैंड में रहा, फिर करेक्ट हुआ एंड फिर एक्सपांड हुआ। अभी भी 40 to 60 के बैंड में ही है या 40 से थोड़ा सा नीचे है। तो अगर मैं ये देखूं कि इसका पी 10 to 40 गया 10 साल में, अगर ये एबरेशंस बीच के हटा दे तो 10 to 40 जाने के बावजूद भी इसमें इतना अच्छा रिटर्न इसलिए आया क्योंकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा था। प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 33% था और प्राइस 47% के रिटर्न दिया है। तो 47% रिटर्न में मैक्सिमम पोर्शन जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ से आया है, पी एक्सपांशन से छोटा पोर्शन है। टाइटन एज ए कंपनी देखें तो उसके चार्ट में भी अपने को ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है कि ये जो है अंडर 10 का पी था, फिर ये ऑलमोस्ट 150-160 पे गया, और अभी ये 70-80 के पी पे चल रहा है। 70-80 के पी पे चलने का मतलब ये है कि ये 8 या 10 के पी से 70 के 80 के पी पे गया, लेकिन ये पी एक्सपांड हो गया था और उसके बाद एक कांस्टेंट में रहा, एक एक लो मारा, एक हाई मारा, और 70-80 के पी पे आ गया। यानी कि 2018 के बाद से या 17 और 18 के बीच में, उसके बाद जब ये 60 के ऊपर का पीक लिया है तो वो कॉन्स्टेंटली वहीं पे है, हाई और लो होता गया। तो पी एक्सपांशन एक स्टेज में होता है, उसके बाद ग्रोथ होता है। तो इसमें भी अगर अपने देखें
तो 16% प्रॉफिट ग्रोथ है और 26% प्राइस ग्रोथ है। तो 26% प्राइस ग्रोथ का मतलब ही ये है कि मैक्सिमम पोर्शन प्रॉफिट ग्रोथ से आया है और 10% अगर अपने 16 और प्लस 10 करें तो 10% पी एक्सपांशन से आया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ को अगर अपने देखें तो उसका भी पी रेशियो ज़्यादा नीचे नहीं था, एक कांस्टेंट था, या आप ये कह सकते हैं कि 40 के आसपास में ही था और अभी वो 60 के आसपास में है। तो इसका पी एक्सपांशन नहीं हुआ है ज़्यादा, लेकिन इसका मेन जो सीएजीआर रिटर्न देने का वजह है इसका प्रॉफिट ग्रोथ 24% से बड़ा है और प्राइस 32% से बड़ा है। तो मैक्सिमम कंपोनेंट जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ होता है। पीआई इंडस्ट्रीज का भी अपने देखें तो पी रेशियो 2014 में ये 2013 में ये थोड़ा सा कम था, लेकिन ये मैंने 2014 में ये बढ़ गया और ऑलमोस्ट कांस्टेंट पी रेशियो रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 30 से 40 के बीच में इसका पी रेशियो है, अभी ये 40 से 50 के बीच में है। तो पी एक्सपांशन अगर इस वैल्यू से अपने देखें 20 से, तो थोड़ा सा पी एक्सपांशन दिखेगा, लेकिन अदरवाइज बहुत कांस्टेंट पी रहा है इसका। लेकिन आप अगर इसका सेल्स ग्रोथ देखें तो 26% है और प्राइस ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ 26% है और प्राइस ग्रोथ 38% है। 38% में से भी आपका जो मैक्सिमम रिटर्न है वो प्रॉफिट ग्रोथ से आया है। तो पी एक्सपांशन डेफिनेटली एक फैक्टर होता है, लेकिन पी एक्सपांशन मेजर फैक्टर नहीं है। मेजर फैक्टर जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ का फैक्टर है। तो अगर प्रॉफिट ग्रोथ होता रहेगा तो मार्केट उसका पी एक्सपांशन करता रहेगा। ये पास्ट 10 ईयर्स में पता चला है। हो सकता है कि 60 या 80 के पी पे अगर आप खरीदें तो पी एक्सपांशन शायद अब ना हो, लेकिन अगर प्रॉफिट ग्रोथ है तो वो फिर भी पोटेंशियल मल्टीबैगर तो कहा ही जा सकता है। पॉइंट नंबर 4 जो मैंने नोटिस किया वो है B2C कंपनीज विथ हाई सेक्टोरियल ग्रोथ। B2C क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर्स। तो ऐसी कंपनियां जो कंज्यूमर से डायरेक्टली बेचती हैं वो पोटेंशियल मल्टीबैगर्स में ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू B2B बिजनेसेस जो बिजनेस टू बिजनेस करते हैं। यानी कि एक बिजनेस ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाता है जो दूसरे बिजनेस में उसको काम लगता है, और एक ऐसा कंपनी जो ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचती है। तो दोनों में ये देखा गया है कि मेजरली B2C कंपनीज जो होती हैं वो ज़्यादा मल्टीबैगर्स बनती हैं एज़ कम्पेयर टू B2B। हालांकि ये रेशियो जो है वो 60-40 या 70-30 के आसपास में ही है, लेकिन मेजरली B2C कंपनीज इसलिए अच्छा कर पाती है क्योंकि उस सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ आता है। और सेक्टोरियल ग्रोथ जो है वो क्रिटिकल फैक्टर होता है, क्योंकि अगर सेक्टर एक्सपांड कर रहा है तो बिजनेसेस एक्सपांड कर सकते हैं, और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है वो क्या करता है, उस सेक्टर के छोटे छोटे प्लेयर्स से मार्केट शेयर लेता जाता है। तो ये की पॉइंट हो जाता है सेक्टोरियल ग्रोथ। अगर सेक्टर में ग्रोथ नहीं है तो कंपनी कितनी भी अच्छी हो वो ग्रो नहीं कर पाएगी। पॉइंट नंबर 5, मार्केट लीडर। तो आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करें वो देखें कि वो जो छोटे से सेक्टर में काम कर रही है उसमें वो मार्केट लीडर है कि नहीं। अगर वो मार्केट लीडर होगी तो वो डोमिनेट करेगी पूरे सेक्टर को जैसे जैसे वो सेक्टर एक्सपांड करेगा इनटू अदर एरियाज। पॉइंट नंबर 6, हाई ऑन एथिक्स। अगर आपका पार्टनर चोर है तो आप कभी पैसा नहीं बनाओगे, और अगर वो पार्टनर वर्किंग पार्टनर है तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप जिस कंपनी में अपना शेयर ले रहे हो या जिस बिजनेस में आप अपना हिस्सा ले रहे हो उसमें अगर उसका ओनर चोर है तो आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। ये मेक श्योर कीजिए कि आप जिस भी कंपनी में लगाएं उसमें हाई ऑन एथिक्स है। ये जानने का सौरभ मुखर्जी का बहुत इजी एक फार्मूला है कि आप उस कंपनी के ऑडिट फीस को देखिए, ऑडिट फीस कैसे चेंज हो रही है एज द कंपनी ग्रोज। अगर ऑडिट फीस ज़्यादा ग्रो कर रही है कंपनी के सेल्स से तो इट्स अ रेड फ्लैग, और ये बहुत इजीली आपको एनुअल रिपोर्ट्स में मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 7, एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट इन द बिजनेस। तो आप जिस बिजनेस में लगा रहे हो उस बिजनेस में अगर उस मैनेजमेंट का या उस टीम का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आईपीओ या नई कंपनीज में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन नई कंपनी जब मार्केट में आती है तब उस कंपनी ने कितने साल तक उस बिजनेस को किया है और उसने एक डाउन साइकिल देखी है कि नहीं। जब डाउन साइकिल एक कंपनी देख लेती है तो उसको पता होता है कि कैसे रिस्क मैनेज करना है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, और दैट ऑलवेज हेल्प्स। क्योंकि अपने मल्टी बैगर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट टाइम हॉराइजन भी नेक्स्ट 10 ईयर्स का है, और ये इट्स हाईली लाइकली कि आपको एक डाउन साइकिल नेक्स्ट 10 ईयर्स में आएगी आएगी और आएगी। और उस डाउन साइकिल में अगर कंपनी ने कोई ऐसे डिसीजंस ले लिए जो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है तो आपका जो पोटेंशियल रिटर्न्स था वो पूरे का पूरा वहाँ पे चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखो कि एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट कितना है, या टीम जो उस बिजनेस को चला रही है उसका एक्सपीरियंस कितना है टू हैंडल द बैड टाइम्स। फाइनली मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पोटेंशियल मल्टीबैगर्स अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आपको ये देखना है कि CAGR रिटर्न
पास्ट में था, लेकिन अगर फ्यूचर में भी सिमिलर CAGR रिटर्न प्रॉफिट और सेल्स के रह सकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मल्टी बैगर ही होगी।